पहली सुर्खी आज बनाई चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान यूपी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और पंजाब में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। दर्शक जानते हैं कि कांग्रेस पंजाब में पके पकाए चुनाव से ऐन पहले गुटबाजी का शिकार हो गई है। वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ठनी हुई है। कैप्टन ने प्रशांत किशोर को सलाहकार बनाया हुआ है और पिछले हफ्ते कैप्टन प्रशांत किशोर से दिल्ली में मिले भी थे। आज वाली बैठक में क्या तय हुआ ये फिलहाल ठीक मालूम नहीं है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस अब भी फायर फाइटिंग मोड में ही है। दिल्ली और पंजाब में ढेर सारी बैठकें हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि जो पार्टी अध्यक्ष कह देंगी उस पर अमल कर लिया जाएगा। तब लगा कि कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई पर शायद विराम लग जाए, लेकिन इस विराम के लिए जिस सुलह की आवश्यकता है वो लगता है कि अब भी नहीं हुई है, थोड़ी दूर नजर आ रही है। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। यहां ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को सूबे में पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जा सकेगा। आज मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो मेरिट लिस्ट 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से निकाल सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। मतलब मेरिट लिस्ट नए सिस्टम पे आ सकती है, लेकिन जो नियुक्तियां होंगी वो पुराने सिस्टम के आधार पर ही होंगी। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 10 अगस्त की तारीख पर होगी। इस सुनवाई में सरकार और याचिकाकर्ताओं के तर्कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरक्षण देने न देने के फैसले पर सरकारें कितनी तैयारी के साथ कोई कदम उठाती हैं। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को आबादी के हिसाब से आरक्षण देना तो चाहती है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आबादी के हिसाब से दिए गए मराठा आरक्षण को अवैध करार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरासानी फैसले का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तब राज्य सरकार की तरफ से वही तर्क दिया गया जो अमूमन देश भर की राज्य सरकारें आरक्षण के मसले पर जब सुनवाई होती है तब वो कोर्ट में दिया करती हैं। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को सूबे में विशेष परिस्थितियों की तरह ही माना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगर आरक्षण 14 से बढ़कर 27% हो जाता है तो सूबे में कुल आरक्षण 63% पर पहुंच जाएगा। एक त्रासद सुर्खी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुए हादसे से बनी है। यहाँ के दुर्गापुर इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं। दरअसल 12 जून की रात बारिश के चलते दुर्गापुर के कुछ हिस्सों में बिजली चली गई। तब यहाँ रहने वाले लश्कर परिवार ने अपने यहाँ रखा जनरेटर चला दिया, लेकिन सही वेंटिलेशन न होने के चलते जनरेटर का धुआं घर के अंदर ही जमा होता रहा और 6 लोगों की जान दम घुटने से चली गई। इस हादसे में एक बच्चे की जान बच गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम हर साल इस तरह के हादसे देखते हैं, खासकर सर्दी के मौसम में जब ठंड भगाने के लिए घर में कोई स्टोव या सिगड़ी जला ली जाती है, लेकिन वेंटिलेशन के अभाव में लोगों का दम घुट जाता है। कई मामलों में मौत तक हो जाती है। ऐसा ही एक चर्चित मामला अगस्त 2020 में भी सामने आया था, जब नेपाल के मकवानपुर के एक रिजॉर्ट में 8 भारतीय पर्यटकों की मौत इसी तरह हुई थी। इनमें से 5 लोग एक ही परिवार से थे। इन्होंने भी ठंड से बचने के लिए अपने कमरे में एक गैस हीटर चला लिया था, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद रखे थे। जनरेटर या स्टोव दोनों को अपने काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ईंधन को जलाने के बाद ये जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। अगर कमरे में हवा की आवाजाही के लिए पर्याप्त रास्ता न हो तो वहाँ अपनी मौजूदगी में जनरेटर, स्टोव या सिगड़ी रखना घातक हो सकता है। वेंटिलेशन यानी ताज़ी हवा के आने जाने का रास्ता रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी सावधानी बहुत सारे त्रासद हादसों को रोक सकती है। चौथी सुर्खी बनी है मोदी सरकार में हुए एक और फेरबदल से। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब सरकार ने कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं अलग अलग, उनमें भी बदलाव कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA में पहले 11 सदस्य होते थे, अब 8 बचे हैं। ये 8 हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में दखल रखती है। ऐसी एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA। इसमें अब स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल को भी जगह दी गई है। इसी तरह संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर को भी जगह मिली है। इसी तरह के बदलाव और कई कैबिनेट कमेटीज में भी किए गए हैं। आखिरी सुर्खी का ताल्लुक है किस्से से जो आज अपने अंजाम तक पहुंच गया। 9 जून 1983 ओल्ड ट्रैफर्ड, इंग्लैंड। तीसरे विश्व कप का चौथा मैच। वर्ल्ड कप इतिहास में एक भी मैच ना हारे क्लाइव लॉयड ने मैच जल्दी खत्म करने का सोचकर पहले बॉलिंग ले ली। फैसला सही होता दिखा और भारत ने 76 पर 3 विकेट गंवा दिए। फिर मैदान में आए सुनील गावस्कर के क्राइसिस मैन यशपाल शर्मा। एक छोर से विकेट गिरते रहे लेकिन यशपाल टीम को उबारने के अपने ऑल टाइम फेवरेट काम में लगे रहे। वो 9वें विकेट के रूप में 89 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने मैच को 34 रन से जीतकर दुनिया को बता दिया कि ये टीम अलग है। पिछले 2 वर्ल्ड कप मिलाकर सिर्फ एक मैच जीत पाई इस टीम ने तीसरे वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हरा दिया था। यशपाल ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 50 मारी। इंग्लैंड के खिलाफ हुए इस मैच में उन्होंने पॉल एलर्ट और बॉब विलिस की गेंदों पर 2 कमाल के छक्के जड़े। यशपाल के 250 उनके पूरे करियर का आईना थे। ज़रूरत के वक्त वो हमेशा टीम के लिए खड़े रहते थे। उनकी तकनीक बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन साहस, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और धैर्य के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। 83 वर्ल्ड कप की जीत के हीरो रहे यशपाल ने 13 जुलाई 2021 यानी कि आज दुनिया छोड़ दी। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में पैदा हुए यशपाल 66 साल के थे। द ललन टॉप उन्हें अपना सलाम भेजता है।